अगर हम सीएसएस की ओवरऑल प्रिपरेशन को एक पूरे ईयर पे डिवाइड करें तो एक एवरेज स्टूडेंट एक साल में से 8 to 9 मंथ्स डेडिकेट कर देता है टुवर्ड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और जो रिमेनिंग 3 to 4 मंथ्स है वो डेडिकेट किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं टुवर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये जानते हुए भी कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको 600 के आसपास प्लेस करते हैं, यानी आपको पासिंग मार्क्स दिलाते हैं, और जो ऑप्शंस हैं वही सब्जेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में जो आपको 600 से 700 की तरफ लेके जाते हैं, या इवन 720 टच करवाते हुए आपको आपके फेवरेट डिपार्टमेंट में एलोकेट भी करते हैं। रिजल्टेंटली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स होने की वजह से आमतौर पर स्टूडेंट्स रिटन को तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है एलोकेशन की तो उनके नाम के सामने नॉट एलोकेटेड लिखा होता है। तो इसी बेसिस पे आज की ये वीडियो ना सिर्फ सीएसएस की जनरल ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसके साथ उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो हर साल एग्जाम को तो क्लियर करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलोकेट नहीं हो पाते। आज के इस वीडियो में उन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा जो आमतौर पे स्टूडेंट्स के चेहरों पे होते हैं, यानी कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज किया जाए फॉर अपकमिंग सीएसएस, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे स्कोरिंग होता है या कौन सा स्कोरिंग हो सकता है फॉर अपकमिंग सीएसएस, और उसके अलावा किन ग्राउंड्स पे किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज किया जाए। इन सभी क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये इमर्ज होता है कि एफपीएससी क्यों आपको राइट देती है 6 ऑप्शन सब्जेक्ट्स को चूज करने का। इसकी जो कैलकुलेशन है, इसका जो आंसर है वो बड़ा सिंपल है। टोटल सीएसएस के अंदर 1200 मार्क्स के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 6 कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शंस हैं। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो हैं जो एफपीएससी की तरफ से ही डिसाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर एक ऐसे है, प्रेसी है, 3 जनरल नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, और उसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, और फिर 6 नंबर पे इस्लामियात आता है। यानी एफपीएससी 6 अपनी मनमर्जी से इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके आप सबके लिए वो पहले से डिसाइड कर लेती है। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग 6 हैं उसमें आपको, यानी आप में से हर एक इंडिविजुअल को अलग से चॉइस दी जाती है ताकि आप उन अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन को इलेक्ट करें और उस बेसिस पे बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म करें, अपने जौहर दिखा सकें। यानी एफपीएससी डिक्टेट नहीं करना चाहती अपनी मर्जी आपके ऊपर टोटल सब्जेक्ट्स को लेके। 6 उनकी मर्जी के होंगे, 6 आपकी मर्जी के होंगे, और 6 वही आपकी मर्जी के वही सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको राइट दिया जाता है कि आप बेस्ट वे में परफॉर्म करें और आप अपना जो रिटन स्कोर है वो 600 से 700 की तरफ लेके जाएं, और आप अपने आप को एलोकेट करवाएं अपने फेवरेट डिपार्टमेंट के अंदर। इस बेसिस पे एफपीएससी आपको राइट देती है, राइट टू चूज, कि 6 सब्जेक्ट्स आप अपनी मनमर्जी से सिलेक्ट करें। तो इस बेसिस पे सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि किन ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज किया जाए। क्या ये देखा जाए कि उस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स हैं उनका जो ऑप्शनल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ये देखा जाए आपके चचा ने आज से कोई 15 साल पहले सीएसएस दिया था तो फिर उसका क्या किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आया तो वो रखा जाए। इन सारी ग्राउंड्स में से किन चीजों को देख के हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज करना चाहिए। ये जो मैंने ग्राउंड्स बताए हैं ये सारी बेकार रीजंस हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। सबसे पहले तो आप दो चीजों को सामने रखेंगे। नंबर 1 इज योर डिग्री और योर बैकग्राउंड नॉलेज, कि कौन सा आपका बैकग्राउंड नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है जो किसी एक सब्जेक्ट के साथ कंप्लायंट है, या कौन सा ऐसी आपने डिग्री की हुई है जिसकी बेसिस पे सीएसएस के अंदर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है जिन सब्जेक्ट्स को आप उठा सकते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और वो जो है आपकी डिग्री से रिलेटेड है। यानी आप में से किसी की पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है तो पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आपका बैकग्राउंड नॉलेज। आप किसी चीज को ना देखें, प्रीवियस टॉपर्स को, चचा जान को या किसी और को, किसी को नहीं देखने की जरूरत, सिर्फ ये देखें आपकी डिग्री का क्या सब्जेक्ट है, क्या वो रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट। नंबर 1 आपका ये पॉइंट। नंबर 2 है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि हो सकता है आपकी डिग्री किसी ऐसे सब्जेक्ट में हो जिसमें आप लोग, आपका यानी जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेबल ना हो सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ, या फिर हो सकता है कोई डिग्री आपकी ऐसी हो जिसमें 1 या 2 सब्जेक्ट्स हार्डली उसमें फिट आ रहे हो, पूरा का पूरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके 6 ऑप्शंस वो सारे के सारे आपके उस बेसिस पे फिट ना हो रहे हो, तो उस सिनेरियो में फिर आप दूसरे पैरामीटर को फॉलो करते हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट, दैट इज योर दिलचस्पी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आप नेचुरली अच्छे हैं, आप साइंसेस में अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं, आप लिंग्विस्टिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, आप क्रिमिनोलॉजी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट को फिर ऑप्ट करेंगे। यानी पहले नंबर पे जो पैरामीटर है वो आपकी प्रीवियस डिग्री, दूसरे नंबर पे जो पैरामीटर है वो है आपका इंटरेस्ट। इन दो ग्राउंड्स पे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे और उसी बेसिस पे ही आप एक्सेल कर सकेंगे। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट की नेचर क्या है। एक पर्टिकुलर जो एस्पायरेंट है वो अपनी चॉइस को तभी रिलेट कर सकता है जब उसको सब्जेक्ट की नेचर का सही तरीके से आइडिया हो। तो सीएसएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आमतौर पे उनको कैटेगराइज किया जाता है दो उनकी कैटेगरीज में या दो उनकी टाइप्स में। एक टाइप है उनकी स्टैटिक सब्जेक्ट्स, दूसरा वो सब्जेक्ट्स जो इवॉल्व करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वो सब्जेक्ट्स जो कि मॉडर्न डाटा को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरे वो सब्जेक्ट्स हैं जो मॉडर्न डाटा को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करते हैं। जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनमें परफॉर्म करना इजी है, उनमें मार्जिन ऑफ डिसएग्रीमेंट कम से कम है। जैसा कि एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, ये स्टैटिक नेचर का है और इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करना इजी है। व्हाट डू वी मीन बाय अच्छा परफॉर्म करना? कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसके फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप एज इट इज अगर आप लिख के आ जाते हैं पेपर के अंदर तो आपको फुल क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा क्या फीचर्स पूरे लिखे गए हैं। अगर फीचर्स पूरे लिखे गए हैं तो उस बेसिस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा और इसमें मार्जिन ऑफ जो डिसएग्रीमेंट है वो कम से कम है। दूसरे सब्जेक्ट वो है जो मॉडर्न डाटा को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अब फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी करंट अफेयर्स बेस्ड सिनेरियो भी उसमें पूछा जा सकता है। तो उस बेसिस पे जब स्टूडेंट कोई भी अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करता है उन क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन में, तो आमतौर पे जो पेपर चेकर है वो डिसएग्री करता है या फुल्ली एग्री नहीं करता, यानी देयर इज अ मार्जिन ऑफ डिसएग्रीमेंट, जिसकी बेसिस पे आईआर में जनरली मार्क्स कम आते हैं इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल साइंस। आप प्रीवियस पेपर्स को देखिए, आप प्रीवियस रिजल्ट्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एवरेज बेसिस पे 15 टू 20 मार्क्स ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू आईआर। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि जेंडर स्टडी है वो भी मॉडर्न डाटा को एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि एनवायरमेंटल साइंसेज है। अगर मॉडर्न डे कोई कॉप हो गया, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर कोई भी अगर कॉप हो गया और वो भी फिर उसी का सिलेबस बन जाता है एनवायरमेंटल साइंसेज का, और वो भी फिर पूछा जा सकता है आपसे, यानी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रिलेट किया जा सकता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, जबकि बाकी जो स्टैटिक नेचर के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं पूछी जा सकती। फॉर एग्जांपल एक और सब्जेक्ट है जैसा कि लैंग्वेजेस है, पंजाबी। अब पंजाबी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको रिलेट किया जाए करंट अफेयर्स के साथ, यानी पंजाबी में कोई ऐसा काम हो नहीं सकता जिसको पाकिस्तान के करंट इश्यूज के साथ, टेररिज्म के साथ या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ रिलेट किया जाए, जिसकी बेसिस पे स्टैटिक सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं जिसमें मार्जिन ऑफ डिसएग्रीमेंट कम से कम है, और मार्जिन ऑफ डिसएग्रीमेंट कम से कम होने की वजह से एक एवरेज जो एस्पायरेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, बजाय उन सब्जेक्ट्स के जो इवॉल्व करते हैं और जो टाइम के साथ साथ जो है वो मॉडर्न डाटा को, न्यू डाटा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। मैं ये बिल्कुल यहां पे नहीं कह रहा कि आप इनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं यहां पे क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों के अंदर एनालिटिकल स्किल्स को इनकलकेट नहीं करता, जिसकी बेसिस पे एक एवरेज एस्पायरेंट क्या कर सकता है कि अगर उनको एज इट इज डाटा दे दिया जाए उसको अच्छे तरीके से वो तैयार करके अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक ऐसा डाटा जिसके अंदर उनको एनालिसिस करना पड़ जाए, और एनालिसिस की बेसिस पे आमतौर पे स्टूडेंट फमल हो जाते हैं। तभी तो आप लोग देखिए सबसे ज्यादा फेलियर रेशो किस सब्जेक्ट में है? एसए में है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनालिसिस आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की दो नेचर है, स्टैटिक और एवोल्यूशनरी, और वो सब्जेक्ट्स जो इवॉल्व होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आप लोग देखिए आपके इंटरेस्ट की बेसिस पे आपने किन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है। जो एक डाटा है उसको एज इट इज तैयार करके पेपर में प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा केस ये है मॉडर्न डाटा को जो एब्जॉर्ब करते हैं सब्जेक्ट्स, उसमें आमतौर पे अच्छे मार्क्स नहीं आते क्योंकि मार्जिन ऑफ डिसएग्रीमेंट इज स्टिल देयर।
तो इस तरह से एक और सवाल इमर्ज होता है कि आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। आइडियल कॉम्बिनेशन आउट ऑफ नोवेयर डिसाइड नहीं किया जाता। आइडियल कॉम्बिनेशन कुछ चीजों से मिलके बनता है। आइडियल कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज है आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। आपको दिलचस्पी है, आपको साइंसेस में दिलचस्पी अगर नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, दिल ही नहीं करता पढ़ने का, तो आप भूल जाइए कि आपके फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस में या फिर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में या फिर जियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इवन ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी हो, फिर भी आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड होना बड़ा जरूरी है। एप्टीट्यूड का मकसद ये होता है कि आपका जो इनबॉर्न पोटेंशियल है या फिर कैपेसिटी है, वो कितनी है किसी भी सब्जेक्ट को देखने में या किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में, उसका भी होना बहुत जरूरी है। यानी आपका एप्टीट्यूड भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। और उसके बाद है फिर स्कोरिंग पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपने उठाया है अपने एप्टीट्यूड और अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे, आप ये देखते हैं कि वो सब्जेक्ट स्टैटिक नेचर का है या फिर एवोल्यूशनरी नेचर का है। अगर वो स्टैटिक नेचर का है, उसके सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं आप। जो वो उसका ए टू जी पूरा का पूरा सिलेबस है, एक बॉक्स में बंद है, उसको अगर ए टू जी आप तैयार कर लेते हैं, तो फिर वही कॉम्बिनेशन ही आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस बेस्ड हो, चाहे वो जियोलॉजी बेस्ड हो, चाहे वो यूएस हिस्ट्री हो या यूरोपियन हिस्ट्री, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अगर ये तीन चीजें आप उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है एक आइडियल कॉम्बिनेशन का। यानी आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है, यानी स्कोरिंग पोटेंशियल है। स्कोरिंग पोटेंशियल का मकसद यहां पे ये है कि उस सब्जेक्ट की नेचर को सामने रखते हुए आप अपने इंटरेस्ट को वहां पे अप्लाई करेंगे और फिर आप कंक्लूड करेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के, आपके टेस्ट के मुताबिक है, क्या इसके इस पोटेंशियल को आप अचीव कर सकते हैं, और उस बेसिस पे फिर वो आपके लिए आइडियल कॉम्बिनेशन बन सकता है। कोई एक आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं होता। आप सीएसएस में हर साल रिजल्ट आता है सीएसएस का, उसमें देखिए जो टॉप 10 पोजीशंस हैं उन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा ऑप्शनल का, वो सेम नहीं होता, वो वेरी कर रहा होता है। हर इंसान ने, आई मीन जो टॉप 10 पोजीशन होल्डर्स हैं, उनमें से हर एक इंडिविजुअल्स ने क्या किया होता है, उसने अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड और स्कोरिंग पोटेंशियल के बेसिस पे उन सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया होता है, और फिर रिजल्ट क्या आता है कि उन्होंने टॉप पोजीशंस सिक्योर की होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये है कि क्या स्कोरिंग ट्रेंड रियल है। इसका अगर सीधा सीधा आंसर आपको दिया जाए तो इसका सीधा आंसर बनता है यस। लेकिन ये इतना सीधा है नहीं, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। इसकी एक्सप्लेनेशन में यह कहा जा सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स की नेचर ऐसी है कि उनमें अच्छा परफॉर्म करना ईजियर है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। स्कोरिंग ट्रेंड का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाएं, किसी भी पेपर में जाके आप बैठ जाएं और आप कुछ भी लिखें और आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप गलत लिखेंगे, वो गलत ही कंसीडर होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा सही चीज लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। इस बेसिस पे कोई सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर क्यों स्कोरिंग होता है या कैसे स्कोरिंग होता है, वो टोटली डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट की नेचर पे। जैसे कि एक सब्जेक्ट है पंजाबी। पंजाबी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली आप तैयार करें, आप उसमें रेफरेंसेस को तैयार करें, अशार को उसको तैयार करके जाएं, और इस बेसिस पे आप जाके बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि उस सब्जेक्ट की नेचर ही ऐसी है कि आपने ये 2-4 चीजें तैयार कर ली और पेपर में जाके बैठ गए और आपने 10 से 12 क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कर लिया। चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए 75 टू 80 मार्क्स लेना, सिक्योर करना इजी हो जाएगा। तो ये उस सब्जेक्ट की नेचर है। उसमें गलत लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही लिखने से ही मार्क्स मिलेंगे, और इस बेसिस पे आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरा केस क्या है, यानी एक सब्जेक्ट को आपने 10-12 क्वेश्चंस की बेसिस पे तैयार करके आपने एग्जाम दिया, आपको अच्छे मार्क्स आ गए। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप एक और सब्जेक्ट को पिक करते हैं जो कि एसए है। एसए में आप 10-12 दिन की तैयारी के बाद आप इवन एसए को पास नहीं कर सकते, 40 मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर सकते। तो ये उसकी नेचर हो सकती है स्कोरिंग ट्रेंड सिनेरियो में कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी नेचर क्या है। वही उसकी नेचर ही असल में स्कोरिंग ट्रेंड को डिसाइड करती है कि एक सब्जेक्ट के अंदर आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पंजाबी में अच्छा परफॉर्म करना इज क्वाइट इजियर देन एसए, जिसकी बेसिस पे पंजाबी में ज्यादा
ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में अच्छा परफॉर्म करना इज क्वाइट ईजियर देन इस्लामियात। दैट इज वाई आराम से लोगों ने 60 और 70 मार्क्स को भी सिक्योर किया होता है, जबकि इस्लामियात के केस में जो है वो 40 या इवन कुछ केसेस में तो लोग फेल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्कोरिंग ट्रेंड को एक्सप्लेन किया जाता है। स्कोरिंग ट्रेंड के बारे में एक सबसे बड़ी जो मिथ है या एक गलत बात है वो ये है कि आप कुछ भी शायद जाके पेपर में लिखेंगे तो आपको स्कोर अच्छे दे दिए जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। आपको स्कोर उतने ही मिलेंगे जितना आपने परफॉर्म किया। हाँ, बात वही है कि कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना ईजियर है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, जिसकी बेसिस पे जिन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना ईजियर है वही सब्जेक्ट ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये कि क्या ओवरलैपिंग स्ट्रेटजी काम करती है सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करने में? द आंसर इज यस। सीएसएस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो डाटा है वो शेयर करते हैं। जैसा कि सीएसएस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जनरल साइंस वाला जो पार्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंसेस, और आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है इन्वायरमेंटल साइंसेस। यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेबल हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप जनरल साइंस को तैयार कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेस एज वेल। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के साथ एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो भी उसके साथ रेलेवेंट है, यानी उसके साथ ओवरलैप करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी प्रिपरेशन हो रही होती है, यानी वो सब्जेक्ट उसके साथ रिलेटेबल है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को जब आप ऑप्ट करते हैं तो साथ में आप उसी ग्रुप के अंदर लॉ वाले ग्रुप में एक और सब्जेक्ट देखते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ। वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं तो उस सिनारियो में आपका पाकिस्तान अफेयर्स और एसए भी साथ साथ तैयार हो रहा होता है। अगर आप करंट अफेयर्स में पाकिस्तान यूएस रिलेशंस या इंटरनेशनल रोल ऑफ यूएसए इसको प्रिपेयर करते हैं तो उस सिनारियो में यूएस हिस्ट्री का भी कुछ ना कुछ जो करंट सिनारियो में सिलेबस है वो भी उसमें एडजस्ट हो रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। तो इस तरीके से कुछ सिनारियो में आपको सब्जेक्ट्स जरूर हेल्प करते हैं क्योंकि वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन ये मार्जिन इतना बड़ा है नहीं। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि दूसरा सब्जेक्ट उसका कितना परसेंटेज में तैयार हो रहा होगा तो वो शायद 15 से 20% होगा या मैक्सिमम 25% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्ट को आपने तैयार किया तो दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो 50-60% हो गया, ऐसा नहीं होगा। बस सिर्फ 15 to 25% तक का मार्जिन हो सकता है ओवरलैपिंग सिनारियो में, लेकिन ओवरलैपिंग जो है वो रियल है और ये चीज मैटर भी करती है जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किसी भी सब्जेक्ट को जज किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, यानी एक सब्जेक्ट को अगर एक पर्टिकुलर एस्पायरेंट ऑप्ट करना चाहता है एक ऑप्शनल को, तो किन चीजों को सामने रखते हुए वो उसको ऑप्ट करे या फिर उसको छोड़ दे। तो उसमें एक तो मैंने नेचर पहले आपको बता दी कि सब्जेक्ट्स की जो नेचर होती है, एक है उसकी स्टैटिक नेचर, दूसरी है उसकी इवॉल्विंग नेचर। तो एक तो इस चीज को सामने रखिए कि कौन सी नेचर आपके लिए बेस्ट फिट है। दूसरा केस ये है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। सिलेबस लेंथी है, सिलेबस शॉर्ट है, ऑफ कोर्स इट डज मैटर। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें एज अ सब्जेक्ट तो ह्यूज सिलेबस है। अगर आप जियोलॉजी को एज पर 100 मार्क्स बेस्ड सिलेबस देखें सब्जेक्ट का तो उस पे उसका भी अच्छा खासा है। टाउन प्लानिंग को देखेंगे, यूएस हिस्ट्री को देखेंगे, सिलेबस कम है तो चीजें भी कम तैयार करनी पड़ेंगी, यानी कम टाइम में आप अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और जो पैरामीटर आपको देखना चाहिए वो है मटेरियल का अवेलेबल होना। किन सब्जेक्ट्स पे अच्छा मटेरियल अवेलेबल है और किन सब्जेक्ट्स पे नहीं है। जिन पे अच्छा मटेरियल अवेलेबल है तो आपके लिए इजी है उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। उसके अलावा आप देखिए कि कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी का क्या रोल है। एक सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंड करने में कितना आसान है आपके लिए और दूसरा कितना मुश्किल है। आपको अगर हिस्ट्री में दिलचस्पी नहीं है तो आपको फिर टाउन प्लानिंग को देखना चाहिए। फिर टाउन प्लानिंग में आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर जो थ्योरीज हैं, ये जो जिस तरह का भी डाटा है, कोई भी डाटा है, उसको समझने में डिफिकल्टी लेवल क्या है। क्या वो एडवांस लेवल का उसमें डिफिकल्टी लेवल है या फिर वो मीडियोकर है या फिर बेसिक है, इजी है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स भी हैं। आप बेसिक और इजी की तरफ जाइए जिसकी बेसिस पे आपको समझने में आसानी हो, या आप अपने इंटरेस्ट को सामने रखिए। यानी साइंस में आपको इंटरेस्ट है तो साइंस में आइडिया जितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपके लिए इजी हो जाएगा। और उसके अलावा लास्ट जो पैरामीटर हो सकता है वो पास पेपर हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को जज करने के लिए। पास पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ प्रीवियसली पूछा गया है और उस बेसिस पे भी आपको आइडिया हो जाता है कि क्या कुछ आपको फ्यूचर में लिखना है और किस तरह से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब इसमें आप लोग देखिए कि जो सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ तो डिग्री ओरिएंटेड है, यानी अगर आप में से किसी की कंप्यूटर साइंस है तो वो पॉलिटिकल साइंस को और बाकी आईआर को छोड़ के वो सीधा कंप्यूटर साइंस की तरफ ही जाए। किसी की इकोनॉमिक्स में डिग्री है तो वो इकोनॉमिक्स ऑप्ट करे। अगर बाकी स्पेशल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर डिग्री नहीं है तो फिर वो थोड़े से जेनेरिक नेचर के सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाए, यानी आईआर और पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो फिर पॉलिटिकल साइंस और आईआर बेस ये कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट किया जा सकता है। किसी की मैथ्स में डिग्री है तो वो मैथ्स को ऑप्ट करे, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। फिजिक्स में डिग्री है, केमिस्ट्री में डिग्री है, बॉटनी में है, जोलॉजी में है, तो जिन जिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों की डिग्रीज हैं तो आपको वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए और फिर बाकी आपको उन कॉमन कॉम्बिनेशन की तरफ आना चाहिए जो कि आमतौर पे मोस्ट ऑप्ट किए जाते हैं। फिर आपके पास सिर्फ दो दो ऑप्शंस बच जाते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस या फिर आईआर, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री या फिर इंडो पाक हिस्ट्री। इससे ऊपर वाला जो ग्रुप है उसके अंदर टाउन प्लानिंग है या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक और ग्रुप है उसके अंदर जेंडर स्टडीज या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस। एक और ग्रुप है उसके अंदर लॉ वाला जो ग्रुप है उसके अंदर या फिर क्रिमिनोलॉजी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और इंटरनेशनल लॉ। और जो लास्ट ग्रुप है उसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, जहां जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, जो जो आपके नेटिव प्लेसेस हैं, नेटिव लैंग्वेजेस हैं, आपको वही ऑप्ट करनी चाहिए। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जो अपकमिंग सीएसएस है उसके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप स्टैटिक सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस है। आप अगर इवॉल्विंग सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आईआर है। फिर आप जेंडर स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, अगर साइंसेस में इंटरेस्ट है और आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस वाला चैप्टर भी तैयार किया है तो फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस की तरफ जाएं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है तो पंजाबी को ऑप्ट कीजिए, सिंध से है तो सिंधी को ऑप्ट कीजिए। इसी तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाइए जो आपकी नेचर, आपकी बैकग्राउंड डिग्री, आपके एप्टीट्यूड से बेस्ट कंप्लायंट हो। किसी के कहने पे कोई भी ऑप्ट ना कीजिए। इस वीडियो का भी यही मकसद है कि आपको केपेबल बनाया जाए कि आप अपनी चॉइसेस को रियलाइज करते हुए, पहचानते हुए आप एक बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अपकमिंग सीएसएस खुद से आप लोग उसको सिलेक्ट करें। और वीडियो के आखिर में आपको मैं बताना चाहूंगा कि किन चीजों को आपने अवॉइड करना है। नंबर वन इज ट्रेंड चेजिंग, कि जो कुछ ट्रेंड में चल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि अपकमिंग सीएसएस के लिए भी वही चीज वैलिड हो। अगर प्रीवियस ईयर्स में किसी एक सब्जेक्ट ने अच्छे स्कोर दिए हैं डज नॉट मीन कि फ्यूचर में भी वही चीज चलेगी। आप अगर उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रेंड को चेज करने की बजाय अपने इंटरेस्ट को सामने रखिए, सब्जेक्ट की नेचर को सामने रखिए और सब्जेक्ट को प्रॉपर जज कीजिए जिस तरह से बताया गया इस वीडियो में, और इस बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को सामने रखते हुए सब्जेक्ट को ऑप्ट कीजिए। और इसमें दूसरा केस है नो इंटरेस्ट और नो गाइडेंस। आमतौर पे लोग जो है वो बगैर किसी इंटरेस्ट के, दिलचस्पी ना होने के और ना ही किसी गाइडेंस के वो उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि नंबर इसमें लास्ट ईयर अच्छे आए थे तो इस दफा भी अच्छे आएंगे, चाहे मुझे इसमें इंटरेस्ट ना भी हो और मुझे इसके बारे में कोई गाइडेंस ना भी हो। तो ये भी प्रॉब्लम है जिसकी बेसिस पे आमतौर पे मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो आपको सब्जेक्ट वो ऑप्ट करना चाहिए जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं उसकी नेचर को, यानी प्रॉपर गाइडेड है आप उस सब्जेक्ट के बारे में और आपको उसमें दिलचस्पी भी है। और उसके अलावा उसका मैसिव सिलेबस और उसकी टेक्निकल नेचर, यानी काफी सारे लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर लेते हैं जिनका सिलेबस नहीं देखा जाता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर लेते हैं, सिलेबस उसका लेंथी है, मैसिव है, और बाद में उनको रियलाइज होता है कि सिलेबस तो इतना ज्यादा है कि इवन इसको 1 मंथ या 2 मंथ्स में भी तैयार नहीं किया जा सकता। तो इस सिनारियो में मैसिव सिलेबस को देखिए पहले, यानी सिलेबस की नेचर को देखिए कितना लेंथी है, उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा। और इसके अलावा आप नेचर देखिए, टेक्निकल है, इजी नेचर है, मीडियोकर है, एडवांस है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपके जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका एप्टीट्यूड है, क्या उसके साथ वो सब्जेक्ट बेस्ट कंप्लायंट है। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को आंसर किया गया है जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास स्टिल ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको एड्रेस नहीं किया गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।